ओके, गुड इवनिंग। अभी हमारा गवर्नमेंट ऑडिट हो गया रिवाइज, और इसके बाद हमने किया था एक लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज वाला हमने टॉपिक किया था। लोकल बॉडीज क्या थी आपके पास? लोकल बॉडीज आपके पास थी यही म्यूनिसिपल कमेटीज, गांव के लिए आप बोल दो पंचायत, ठीक है। तो ये उनका बैकग्राउंड था। उसकी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑडिट आपको कैसे करनी है, रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से आ सकती है उनको, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या लाइसेंस कुछ फीस मिलती है, नक्शे पास करो घर के उससे पैसे मिलते हैं। एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं, जनरल मतलब सड़क को बनाने में, पार्क की मेंटेनेंस करने में, स्ट्रीट लाइट्स में, ऐसा कुछ। उसके बाद है रेवेन्यू ग्रांट, जर्नल भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी, स्टैट्यूटरी भी। जर्नल किसी भी पर्पस के लिए उस पैसों को यूज कर लो। स्पेसिफिक अगर हमने बोला स्कूल बनाना है तो स्कूल ही बनाना है, स्पेसिफिक ग्रांट हो गई। स्टैट्यूटरी जो हर साल आपको स्टेट या सेंटर से मिलती होगी। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बजटरी प्रोविजन थी, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम। अब आप आगे आ जाते हैं ऑडिट ऑफ एनजीओ में। ऑडिट ऑफ एनजीओ में आ जाओ, ठीक है। अब जल्दी जल्दी पॉइंट्स हमारे खत्म होते चले जाएंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको यही के यही पॉइंट लिखने हो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आगे एनजीओ आएंगे, होटल आएगा, हॉस्पिटल आएगा, सिनेमा घर आएगा, तो यहाँ पे वो जरूरी नहीं है कि सारे वही पॉइंट लिखे जाएं, लेकिन आप पहला जो आपका प्रायोरिटी रहेगी जो बुक में लिखा हुआ है वो याद रखो। अदरवाइज उसके अलावा अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं वो भी। तो सबसे पहला है एनजीओ का मीनिंग। तो ये चैप्टर अब हमारा थोड़ा सा स्पीड में चलेगा। एनजीओ कैन बी डिफाइंड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वाह वाह करो, वाह 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 वाह। एनजीओ का इन्होंने मतलब बताया करें, एनजीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विच रेज फंड फ्रॉम द मेंबर, वाह वाह, और डोनर, वाह वाह, अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग द डोनेशन फॉर अचीविंग देयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये हो गया मीनिंग। पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, मेंबर से आ सकते हैं, डोनेशन से आ सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर, हाँ सब्सक्रिप्शन, अकाउंट्स पढ़ रहे हो मतलब कि उसके बाद है देयरफॉर दिस डेफिनेशन ऑफ एनजीओ वुड इंक्लूड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लिखो ऊपर गुरुद्वारा, लिख दो गुरुद्वारा या मंदिर, कुछ भी लिख दो, वैष्णो देवी। वॉलंटरी हेल्थ एंड वेलफेयर एजेंसीज, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्फनेज होम्स, ओल्ड एज होम्स, हॉस्पिटल्स, अच्छा वो आ ही गया, चलो। एनजीओ कैन ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी, सेक्शन 8, ये हमने बहुत बार देखा हुआ है। सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती हैं, एनजीओ। क्या हम एनजीओ ट्रस्ट के तौर पे भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं? जनरली जो एनजीओ होते हैं ना वो एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवा देते हैं आपको, सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पॉइंट नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनजीओ। तो एनजीओ कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, कह रहे हैं सोसाइटी के तौर पे भी रजिस्टर्ड करवा सकते हो। 1860 के अकॉर्डिंग कोई अंग्रेज आएगा तो उसको ये वाला एक्ट ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हमारे दादा पुरख बना के गए थे ये वाला एक्ट 1860 में, तो उन्होंने ही बनाया था ना। तो कोई अगर एमएनसीज वाले आएंगे वो तो एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड कराएंगे ईगो में। ट्रस्ट के अकॉर्डिंग भी आप करवा सकते हो। सेक्शन 25, अगर पिछला एक्ट चल रहा होगा 56 वाला तो उसमें सेक्शन 25 था, यहाँ पे सेक्शन 8 है। आपको बस मेनली ये याद रखना है। और एक ये याद रखना है, इसको लिखो एमसीक्यू क्वेश्चन। बताओ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि एक्ट चेंज हुआ है उससे मतलब एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू इसलिए लिखवाया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या एमसीक्यू, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, क्या एनजीओ सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर्ड हो सकता है? तो आप आंसर लिखोगे नो। तो ये ट्रस्ट के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे, पिछला एक्ट है तो उसका सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 4 ऑप्शंस हैं कि इनमें से किसमें से एनजीओ रजिस्टर हो सकता है, और उसमें 25 ऑफ 1956 भी आ जाए और सेक्शन 8 ऑफ 2013 भी आ जाए, तो सेक्शन 8 ही लिखोगे प्राइमा फेसी। वैसे आएगा नहीं है सच कुछ, तो प्राइमा फेसी पहला तो सेक्शन 8 ही लिखना, क्योंकि 1956 तो अब दुनिया में ही नहीं रहा, तो अब आप ऊपर नहीं जाएंगे। देखो जितना भी है ट्रस्ट खोलने का, ठीक है, ये याद रखना, ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। सर थैंक यू, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना कई बार ना किसी का मन कर जाता है चल ट्रस्ट खोलने, 56 एक्ट तो ऊपर गया तो चलते हैं। चलो सर बेकार की बातें बंद, आगे। सोर्सेज ऑफ फंड, एनजीओ को पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है? मेन सोर्स ऑफ फंड इंक्लूड ग्रांट, डोनेशन, फंड रेजिंग थ्रू प्रोग्राम्स करते हैं ना आप, लेक्चर आपने मतलब कोई लेक्चर या प्रोग्राम सेमिनार टाइप अरेंज करा दिया, एडवर्टीजमेंट, फीस फ्रॉम मेंबर, फीस फॉर सर्विसेज रेंडर, सब्सक्रिप्शन, गिफ्ट एटसेट्रा। तो ये कौन सा चैप्टर हुआ आपका? एनपीओ वाला चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन का मतलब समझते हो? कहाँ पे वो एक्सपेंसेस,
एप्लीकेशन का मतलब होता है पैसा बांटना, सोर्सेज का मतलब होता है पैसा आना। आपने तो ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, गिफ्ट रेमन का फोर्स। हाँ, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ जा सकता है, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, ऑफिस। चलेंगे आगे। यस सर। प्रोविजन ऑफ ऑडिट, वर्क टू बी डन बाय द ऑडिटर। बात तो अब ये आ रही है ऑडिटर ने क्या क्या करना है। सबसे पहले है प्रीलिमिनरी वर्क, ऑडिटर ने क्या करना है। नॉलेज ऑफ एनजीओज वर्क, सबसे पहले अगर मुझे ऑडिट मिल गई, अब जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जो खुद अपने लेवल पे ऑडिट करी हुई है, मैं किसी ओल्ड एज होम वगैरह में नहीं गया हुआ, लेकिन हाँ कॉलेजेस की मैंने ऑडिट करी हुई है। तो कॉलेजेस एज ए ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड हो जाते होते हैं, ठीक है, एज एन एनजीओ भी। तो 26 वाले कॉलेजेस की हमने करी थी, 26 का था पता नहीं 27 का था, जो भी है। और वो भी हाँ नहीं वो खालसा नहीं था, मतलब जिसकी ऑडिट मैंने करी तो ऑफिस में बैठ के थी, फाइल्स आ गई थी। अब सबसे बड़ी बात बताता हूँ ऑडिट की, कि वो ऑडिट जो कॉलेज की मैंने की थी, मैनुअल ऑडिट करी थी। अब आप सोच लो, ट्रायल बैलेंस मैच किए थे, ऐसे बही खाता बुक्स होती थी, इतने बड़े बड़े बुक्स होती थी, ट्रायल बैलेंस। मतलब मेरे को एग्जैक्टली जैसा होता है ना, कुछ दिन भी याद होते हैं, कि वो दिन भी याद है जब आखिरी में, मतलब 15-15 दिन लग गए थे, पिछले 6-7 सालों की ऑडिट करनी थी, और मैं सिर्फ 3 या 4 साल की कर पाया था, 1-1.25 महीने में। उसका रीजन क्या था, मैनुअल बुक्स थी, कैश बुक, लेजर, जर्नल, और पिछले 6-6 सालों की जो मैंने शुरू करी थी, ठीक है, 2014-15 की बात है ये। तो मेरे को जो डेटा मिला हुआ था वो इस अकॉर्डिंग मिला हुआ था 2006-7 वाला, और उसमें कुछ ट्रांजैक्शन थी 90s वाली, 90s की चेकबुक थी, गली सड़ी चेकबुक। आज भी मेरे को याद हो, गंदी सी पन्नी लेके आ जाते थे कॉलेज वाले, उसके अंदर कहते इसी में से निकाल लो अपने जो भी चेक चाहिए, ये सारे इसी साल के हैं। वो गले सड़े चेक पड़े हैं, कागज पड़े हैं, वहां से करके, मतलब मैंने वो दिन देखे हुए हैं जब आप ये बोलते थे ओहो ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं हो रहा। आज की डेट में आप एक्सेल मारते हैं, डिफरेंसेस कैलकुलेट हो जाते हैं, और उन डिफरेंसेस को आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे जैसे जैसे प्रैक्टिकली, तो आपको भरने आ जाएंगे कि किसी में सस्पेंस में भर दिया, कुछ स्टॉक में भर दिया, कुछ कैश में भर दिया। एट द एंड सारी ट्रीटमेंट्स याद रखना जो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, जुगाड़, वो आप सारा कुछ ठीक करते हो कैश इन हैंड में। तो कैश इन हैंड थोड़ी चेक होता है, तो 20,000 की जगह 30 कर दो, 30,000 की जगह 35,000 कर दो। तो अल्टीमेटली सब जो सीए लोग होते हैं ना, अपने सीनियर्स, अपने प्रिंसिपल्स, वो कैश में सबसे ज्यादा हेरा फेरी करते हैं। तो उस टाइम पे तो अब ये भी नहीं पता था ना कि अब मैं जैसे ऑडिट कर रहा था, ट्रायल बैलेंस बना रहा था, ठीक है, ट्रायल बैलेंस मैच करने थे। अब हमें तो ये भी नहीं पता था, एक तो जर्नल आई हुई थी, जर्नल से लेजर, मतलब जो चीजें आप लोग +1 में सीखते हो ना, जर्नल से लेजर बनाने हैं, वो चीजें मेरे पास थी। तो जर्नल से लेजर में मैं टिक मार रहा हूँ, लेजर के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में मैं टिक मार रहा हूँ, ठीक है। उस चीज को लग रहे थे 2-2, 2.5-2.5, 3-3 दिन, 3 दिन के बाद आ जाता था बैलेंस डिफरेंस। कितना, अगर 1 करोड़ का बैलेंस है तो उसमें से 70 लाख का डिफरेंस, मतलब ऐसे ऐसे बैलेंस आए थे। तो जब आपके बड़े बैलेंस के डिफरेंस आते हैं ना, समझ लेना खुशी की बात है, क्योंकि कोई ना कोई मोटी ट्रांजैक्शन छूट गई, और मोटी ट्रांजैक्शन जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है, तो फिर उसको चेक करो, फिर नहीं। तो मतलब वो खुशी के दिन मुझे याद है जब मैंने 3-3 सालों के ट्रायल बैलेंस मैच किए थे। तो यहाँ पे वही चीजें हैं, सबसे पहले आप अपने एनजीओ की नॉलेज को देखो, ठीक है, उनका मिशन विजन क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशंस कहाँ पे वो काम करते हैं, किस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं। तो ऑडिटर यहाँ पे ऑडिट करने जा रहे हैं, एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आएगा कि बताओ एनजीओ की ऑडिट करने जा रहे हो तो ऑडिटर ने प्रीलिमिनरी क्या वर्क देखनी है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करो। पेपर में ऊपर वाले पॉइंट नहीं आएंगे, ऊपर वाली चीजें नॉलेज थी, आप एक्स्ट्रा लिख देना, क्वेश्चंस ये आएंगे। प्रीलिमिनरी ऑडिट ने क्या करना है, सबसे पहला नॉलेज ऑफ एनजीओज वर्क, दूसरा अपडेटिंग नॉलेज ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट, सर्कल करो रेलिवेंट स्टैट्यूट और लिखो सेक्शन 8। तो अगर वो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है, आपको पता होना चाहिए ना सेक्शन 8 है। पॉइंट नंबर 3, लीगल फॉर्म देखो उसका एमओए एओए कि वो किसके तौर पे रजिस्टर्ड हो रखी है, तभी आपको एमओए एओए या चार्टर समझते हो, कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट, तो वहीं से आपको पता चलेगा सोसाइटी है या क्या है। ऐसे नहीं आप कह सकते, आप किसी एनजीओ में जाओ, वैष्णो देवी जाओ, इस्कॉन टेम्पल जाओ, आप उसको क्या बोलोगे, मतलब सेक्शन 8 कंपनीज हो आप, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे इस्कॉन टेम्पल है चंडीगढ़ का 36 का, उसकी भी ऑडिट होती है, पता है आपको, प्रॉफिट आता है, उनकी ऑडिट है हमारे, चलो सीए फर्म का मैं नाम नहीं बोलता, चंडीगढ़ की, तो उनके पास है ऑडिट। तो इस्कॉन टेम्पल की भी ऑडिट आती है, सरप्लस आता है। अगर मेरे को थोड़े से प्रोविजन देखने हैं, अब मैं यहाँ पे देखो प्रभु के सामने हाथ जोड़ूंगा, हे प्रभु हरे कृष्णा, मेरे को बताओ कौन सी कंपनी है,
ऐसे तो नहीं पता चलेगा। मंदिर गुरुद्वारे की बिल्डिंग देख के उन्होंने तो ये भी नहीं लिखा होता इस्कॉन टेम्पल प्राइवेट लिमिटेड, समझ रहे? तो आपको किसी भी चीज का अगर उसका लीगल इम्पैक्ट चेक करना है ना, तो आपको उसका चार्टर या उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़नी पड़ेगी। पहले में क्या है, एनजीओ के काम की नॉलेज लो, उसके ऊपर स्टैट्यूट है उसकी नॉलेज लो, तीसरा उसके चार्टर या एमओए पढ़ो। रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मैनुअल रिलेटिंग टू फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, तो जो भी वो बनाते हैं जिसके ऊपर भी लिखते हैं वो सब चीजें उनसे मांगो। फिर उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ मैनेजिंग कमेटी। अब मैंने इस्कॉन टेम्पल ले लिया, आप अनाथ आश्रम ले लो, ओल्ड एज होम ले लो, सोसाइटी में है ना इस्कॉन टेम्पल, तो सोसाइटी हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, उसकी बैलेंस शीट है, उसका एमओए देखना पड़ेगा, चार्टर देखना। उसका चार्टर देखना पड़ेगा कि वो सेक्शन 8 में है कि सोसाइटी में है। सोसाइटी में भी हो सकता है क्योंकि ऊपर इन्होंने अलाउ तो कर दिया ना ये 3-4 चीजें। हमारा कॉलेज वो एज एन एनजीओ रजिस्टर्ड है। चितकारा जी, मतलब चितकारा एनजीओ है तो सोचो, सोचो मैं अभी एकदम से मतलब हम लोग तो मतलब उनके सामने एक कटोरा लेके बैठ गए। आगे आपके पास है स्टडी द अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है? अकाउंटिंग सिस्टम के साथ इंटरनल कंट्रोल वर्ड जुड़ा होता है और उनका इंटरनल चेक कर लो। मटेरियलिटी लेवल क्या सेट करना है आपने ऑडिट के लिए, मतलब दक्षिणा मिली हुई है इस्कॉन टेम्पल को, दक्षिणा मेनली मिलती है 100-200, हर बंदा 50, 10, 20, 100 ये देके जाते हैं। थोड़े अच्छे लोग होंगे 500 भी दे जाएंगे। बहुत ही मतलब धनी लोग हैं जिसको बहुत ही डर है कि भाई कल सीए का रिजल्ट है, आज 2000 डाल रहा हूँ, ठीक है? आईपीसीसी में 100 रुपए डालोगे, ग्रुप 2 में डालोगे 500 रुपए, सीए फाइनल के पहले ग्रुप में 500 ही डालोगे, जब सीए बनने वाले हो आज 2000 डाला, तो 2000 वाले नोट्स बड़े कम होंगे, वहां से समझ लेना ये डर वाले लोग हैं, है ना, पीके। और अगर बाय चांस वहां पे चेक लगे हुए हैं बीच में, बीरर चेक 10-10 हजार के हो सकते हैं, होते हैं, तो वहां के लिए मटेरियलिटी लेवल क्या सेट करना है, 2000 से कम वाली जो चीजें आएंगी, दक्षिणा आएगी, नोट आए होंगे, उसको अपन नॉर्मली चेक करेंगे। कोई चेक आए हुए हैं 2000 से ज्यादा वाली चीजें आई हुई है, डोनेशंस, सी फाइनल में पढ़ोगे चैप्टर ये रिलीजियस ट्रस्ट, तो बड़ा मजा आएगा वो चैप्टर पढ़ के ना। उसके अंदर तो ये चीजें भी हैं कि जो आप डोनेशन दे रहे हो उसके ऊपर नेम लिखा हुआ है कि नहीं, यूनैनिमस डोनेशन ऐसा कुछ होता है, वर्ड क्या था यूनैनिमस, एक हमारे पास वो कौन से होते हैं, एक हमारे पास वो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, यूनैनिमस होता है ना, तो ऐसा ही एक शब्द होता है, तो वो उसकी तो लीगल ट्रीटमेंट्स भी हैं। तो अगर वो वाला कोई चेक या वो वाले पैसे मिले जिसके ऊपर मतलब दक्षिणा देने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ, तो वो टैक्सेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। किसमें मजा बड़ा आएगा, पर सीए फाइनल करनी पड़ेगी उसके लिए, तो थोड़ा जल्दी इंटर पास करो और वो चैप्टर करो। बड़े सारे मिल जाते हैं ना। हाँ जी, 80G में एग्जामिनेशन मिल जाती है। 80G में वो तो देने वाले को मिलेगी, हाँ, और वो अगर चेक के थ्रू दे रहा है, अगर उसने दिया ही कैश के थ्रू है तो नहीं मिलेगी। फिर तो क्या ही बात करोगे। उसके बाद है नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और उसके बाद है रिव्यू द पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको ये काम करने हैं, क्या क्या, एनजीओ के काम की, ऑपरेशंस की नॉलेज, दूसरा स्टैट्यूट की नॉलेज, तीसरा एमओए, चौथा उनके चार्ट मैनुअल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस, पांचवा उनके मैनेजिंग कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की मीटिंग के मिनट्स, वो चेक कर लो। कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इसको ठीक चेक कर लो। मटेरियलिटी लेवल सेट कर लो, जैसे कि 2000 रुपए का नोट। उसके बाद क्या रिपोर्ट है और पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट। चले जी आगे। उसके बाद है स्पेसिफिक आइटम्स टू बी वेरीफाइड। ऊपर क्या था, प्रीलिमिनरी आइटम्स, यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक आइटम्स, पॉइंट नंबर 6, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑडिट प्रोग्राम। तो कह रहे रिसीप्ट को कैसे चेक करें, कह रहे कंट्रीब्यूशन शुड बी प्रॉपर्ली चेक, जहां जहां से पैसा आया है। आप इसको इस्कॉन टेम्पल भी माइंड में लेके चलो, साथ साथ किसी ओल्ड एज होम को भी, ताकि आपको ये ना चले कि यहाँ पे सिर्फ मंदिर गुरुद्वारों की बातें चल रही हैं, ये हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। तो आप साथ साथ क्या इमेजिनेशन करके चलेंगे, एक इस्कॉन टेम्पल, एक मंदिर हो गया, और एक साथ में ओल्ड एज होम, अनाथ आश्रम लगा लो, चाहे कुछ भी। तो कह रहे जो आपको ग्रांट, डोनेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रही है उसको प्रॉपरली चेक करो टू द रेफरेंस ऑफ डोनर लेटर या फिर बैंक स्टेटमेंट एटसेट्रा, ताकि उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जा सके और बैंक में डाला जा सके। ये चीजें कौन चेक कर रहा है, ऑडिटर क्या चेक कर रहा है, रिसीप्ट, पैसा कहां से आ रहा है। दूसरा, अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन है तो देखो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि नहीं, जहां पे फॉरेन वर्ड आएगा आरबीआई की गाइडलाइंस आ जाएंगी। फिर देखो कि अगर इन केस ऑफ फंड रेजिंग प्रोग्राम, हमने एक फंड रेजिंग प्रोग्राम अनाउंस किया कि डोनेशंस मांगेंगे लोगों से, तो उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करो, मोड ऑफ रिसीप्ट चेक करो, कैश है कि क्या है,
फिर उसकी अथॉरिटी चेक करो कि एट द एंड वो पैसे कौन रखता है। जब आपकी सीए कॉन्वोकेशन होगी ना, तो सीए कॉन्वोकेशन में क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा एक ड्रीम दिखाता हूँ आपके सामने। सीए कॉन्वोकेशन, पहला ड्रीम ये होगी जरूर, फेल होके आए, पास होके आए, बीमारियों के बाद आए, थोड़े हेल्थ इश्यूज के बाद आए, रुकावटों के बाद आए, कुछ भी है, कॉन्वोकेशन आएगी जरूर, देखना। मतलब आप लोग एक बार आपके एक दिन आपके नाम के आगे सीए जरूर लगेगा। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बस बनोगे जरूर। तो जिस दिन आपकी कॉन्वोकेशन का दिन होगा, ठीक है, एंड सूट बूट पहन के, फॉर्मल्स पहन के मजा बढ़ाता है उस दिन ना। सुबह सुबह 8 बजे लाइन में लगना है। पहली जिंदगी में आपका पहला मतलब एक मूवमेंट होगा जब आपको लाइन में लग के मजा आ रहा होगा, क्योंकि लाइन में लग के आपको वो कॉन्वोकेशन वाली आपकी किट मिलेगी जिसमें टाई होगी, कीरिंग होगा, मेरा कीरिंग का है उस रूम में पड़ा है, सीए वाला पेन मिलेगा, ठीक है, डिग्री मिलेगी सबसे पहले, वो मेंबरशिप है बड़ी बड़ी सी, और क्या मिलता था, और एक वो सीए वाला बैच मिलेगा, ठीक है। ये तो मिलते होते हैं लाइन में लगे के फ्री। पहले 200 रुपये होते थे हमारे टाइम से, माफ बड़ी धन दौलत उन्होंने मतलब लुटा छंडी, तो हमारे टाइम पे इस बार से हो गया था फ्री। फिर साथ में आपको जो वो कोट जिसको वो बोलते हैं गाउन, ठीक है, और साथ में वो जो कैप तो वो आपको सिक्योरिटी के बेस पे मिलती है। 1000 रुपया सिक्योरिटी देनी पड़ती है, वो मिल जाएगी। शाम तक अपनी फोटोज खींचो, स्टेज पे डिग्री लेने जाओ, उसके बाद वापस कर दो, ठीक है, तो 1000 रुपया वापस मिल जाता है। हम देख रहे हैं मतलब हजारों बच्चा, 3500 बच्चा, 1000 रुपये सारे लेके बैठे, भाई पहले मुझे, और हमें वो चीजें मिल रही है। और वो बंदे, आपने बक्सा देखा हुआ है पुरानी बॉलीवुड मूवीज में, ऐसे बक्सा होता है स्टील वाला, जो घर पे पेटियां बोलते हैं जिसको ट्रंक बोलते हैं, तो वो ट्रंक रखा हुआ था उन्होंने 3-4 मतलब टेबल लगी हुई थी, जो पैसे आ रहे हैं ट्रंक में, तो मतलब वो सूट इनको, एक सूट इनको, ऐसे मतलब मैं और मेरा दोस्त हम देख रहे हैं, हमारी नजर सूट पे नहीं, हमारी नजर ट्रंक में थी। मतलब क्या सही नजारा था वो, ट्रंक में देख के मजा बड़ा आ रहा था। फिर 5-6 घंटे अपने फोटोज खींचे, गाउन वून पहन के मजा बड़ा आता है। फिर टोपी ऊपर उछालो, फिर उसके बाद दोबारा से वो 1000 रुपये आपको वहां से दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे समझाने का मतलब क्या था, प्रॉपर अथॉरिटी है कि नहीं उन पैसों को संभालने की। यहाँ पे तो चलो वापस मिल जाता है, हो सकता है कि वो गाउन के पैसे वापस ना मिले, कुछ भी लगा लो, तो प्रॉपर अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए। तो एक दिन आपकी भी जिंदगी में ये दिन आएगा जब आप वो ट्रंक से भरे हुए पैसे देखोगे, पर अफसोस उन पैसों में आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ देख ही पाओगे, जैसे हमने सिर्फ देखा था। फिर अपन ये बन जाएंगे, फिर अपन ट्रंक में नोट छापेंगे, है ना। आगे, चेक द मेंबरशिप फीस रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स रजिस्टर और इंश्योर देख लो कि उनकी एंट्रेंस फीस, एनुअल फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस मिल गई कि नहीं मिल गई, और उसकी कैटेगरीज बांट दी कि नहीं। रिसीव चेक कर रहे हो, पहला उन्होंने बोला कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, ग्रांट, जो भी मिल रही है, डोनर की रेफरेंसेस वगैरह देख लो। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो आरबीआई की गाइडलाइंस देख लो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लो। उसके बाद मेंबरशिप फीस मिल रही है, चाहे वो एंट्रेंस फीस है, चाहे एनुअल फीस है, चाहे लाइफ मेंबरशिप फीस है, उसकी कैटेगरी देख लो। चेक द सब्सक्रिप्शन आपको हर साल मिलता है तो वो देख लो उनके रजिस्टर में। और उसके बाद है कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो उसको आपने रिकॉर्ड किया कि नहीं। चलिए, रिसीप्ट को आपने ऐसे चेक करना है। एक्सपेंडिचर को, एंश्योर दैट ऑल द एक्सपेंडिचर, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के हैं, चाहे किसी प्रोजेक्ट के हैं, चाहे कोई प्रोग्राम्स के हैं, एज पर द रूल्स है कि नहीं, और एज पर द स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट है कि नहीं। उसके बाद आपके पास है एसेट्स और लाइबिलिटीज। वाउच ऑल एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, परचेजेस या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एज पर प्रॉपर ऑथराइजेशन। ये वर्ड को आपने भूलना नहीं है, ऑथराइजेशन को। एसेट्स का लेन देन ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और देख लो कि क्या अगर आपने उसके ऊपर कोई चार्ज फिक्स किया हुआ है, यानी कि गिरवी वगैरह रखा हुआ है, तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया उस एनपीओ ने कि नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, देखो डेप्रिसिएशन उन्होंने सही से लगाई, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर उन्होंने सही से लगाए हुए हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर कोई फिजिकली है तो उसके टाइटल देख लो कि आपके नाम पे है कि नहीं है। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीद के रखे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेके रखी है। कैश इन हैंड को कह रहे हैं फिजिकली भी वेरीफाई कर लेना, और फिर बीआरएस भी बनाते रहना। उसके बाद है सर्टिफिकेट ले लो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का। अगर आपकी कंपनी में स्टॉक बहुत सारा पड़ा है एनजीओ में, तो उसको अगर लोन आपने दिया है, यहाँ पे दिया गिवन क्यों है, टेकन भी तो हो सकता था ना, तो आप दोनों चीजें लिख सकते हो। अगर लोन आपने दिया है तो उसको भी लोन एग्रीमेंट के साथ चेक कर लो। और अगर कोई कंट्रीब्यूशन आपको मिल रही है टुवर्ड्स कॉर्पस, यानी कि एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, थोड़ी मोटी,
कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो स्पेशल रेफरेंस टू द लेटर ऑफ डोनर वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है पैसा लेके बैठ जाओ, सामने वाले का पता ही नहीं। ये क्या थी, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटी में पहला आया कोई भी एसेट्स खरीद बेच रहे हो प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ होनी चाहिए, कोई चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो डिस्क्लोज करने हैं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर रखो कहाँ कहाँ पे आपने रखे हुए हैं, कैश इन हैंड को फिजिकली चेक करो और बीआरएस भी बनाते रहो, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, लोन अगर दिए हुए हैं तो लोन एग्रीमेंट चेक कर लो, और अगर कॉर्पस के थ्रू कोई डोनेशन मिल रही है इसको आप बोल सकते हो स्पेसिफिक डोनेशन या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पे, तो उसमें डोनर की रेफरेंस अच्छे से चेक करो। अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस। पेपर में क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, स्टेट एनी 5 स्पेशल पॉइंट्स which you as an auditor would like into while examining the income and collection of fund। तो ये आपके पास आया हुआ है इनकम्स को लेके, रिसीट वाला, फॉर रिलीवर फॉर फ्लड विक्टिम्स, उनके लिए आपने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि पैसा इकट्ठा किया जा सके, जैसे केरला में पेटीएम वालों ने नहीं किया था, डोनेशन वाला। हाँ मतलब पेटीएम ने अपनी ऐप में वो डाला था केरला डोनेशन, ऐसा कुछ, आज से ये 1.5-1 साल पहले की बात है, तब मतलब ये वही चीज है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑडिटर शुड कीप इन माइंड व्हाइल चेकिंग द रिसीप्ट ऑफ इनकम, फिर से रिसीप्ट और इनकम को सर्कल कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन विच ऑडिटर शुड कंसंट्रेट व्हाइल प्लानिंग ऑडिट। ये हो गया आपका प्रीलिमिनरी वाला, ठीक है, लिख लो प्रीलिमिनरी वाला। और जो ऊपर वाले वो पॉइंट्स नहीं थे, रिसीप्ट वाले नहीं, जर्नल पॉइंट्स, रिसीप्ट के, एक्सपेंडिचर के, सोसाइटी तौर पे, ये वो आप लिख सकते हो। चलिए आगे, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर, दुकानदार की ऑडिट करनी है। क्या दुकानदार की ऑडिट करनी जरूरी है? नहीं। अगर उसकी इनकम टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ रही हो तो हो सकता है, जीएसटी की लिमिट क्रॉस हो रही हो तो हो सकता है, वो वॉलंटरी कह रहा है तो। सोल ट्रेडर की आप ऑडिट करने गए हो, सबसे पहला पॉइंट हमेशा की तरह नो लीगल ऑब्लिगेशन, सर्कल कर लो पहला, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। मैनी इंडिविजुअल gets their financial accounting audited due to regulatory requirements, for example टैक्स ऑडिट की लिमिट क्रॉस हो गई, सच एज बैंक ने बोल दिया कि अगर आपको लोन चाहिए ऑडिट करवा के आओ, आपको ग्रांट चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है हम आपको डोनेशन या ग्रांट देना चाहते हैं, ठीक है 1 करोड़ की, लेकिन पहले अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाओ। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कौन अपॉइंट करेगा? लिख दो बाय ओनर, बाय द सोल प्रोप्राइटर लिखा हुआ है इन्होंने। स्कोप ऑफ ऑडिट, कि तूने क्या ऑडिट करनी है वो भी कौन डिसाइड करेगा? डिटरमाइंड बाय सोल प्रोप्राइटर, कि भाई मैं स्टॉक ऑडिट करवाना चाहता हूँ या स्टैट्यूटरी करवाना चाहता हूँ या जीएसटी करवाना चाहता हूँ तो मैं ही बताऊंगा, ठीक है। ऑडिटर को अपॉइंट कौन कर रहा है? सोल प्रोप्राइटर। उसका स्कोप कौन डिटरमाइन कर रहा है? सोल प्रोप्राइटर। अगेन बेनिफिट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट विल बिकम मोर एफिशिएंट, पहले सर्कल कर दो मोर एफिशिएंट, as they know their work is to be checked by independent person। तो अगर हमने अकाउंटेंट रखा हुआ है, मुझे पता है मेरा अकाउंटेंट फ्रॉड कर सकता है या मेरे को उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। अब जैसे हमारी खुद की दुकान की रिटर्न मैं नहीं भरता, आसपास वाली दुकानों की रिटर्न्स मेरे पास हैं पड़ी, जीएसटी की भी इनकम टैक्स की भी, उनकी मैं भरता हूँ। मैं पापा को बोलता हूँ अपनी भी भरवा लो, क्यों पैसे लेने? कहते नहीं फिर वो पिछले 20 साल से वही भर रहे ना, वही भर देगा। मतलब अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो कह रहे हैं अकाउंट डिपार्टमेंट जो अपने घर पे है ना उसके ऊपर विश्वास नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर को चेक करेगा फिर एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इन दिस वे एक्सटेंड ऑफ फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन इज रिड्यूस टू मिनिमम। तो कह रहे हैं अगर तूने ज्यादा फ्रॉड कर लिए फिर। दूसरा, ऑडिटेड अकाउंट्स आर जनरली एक्सेप्टेड एज करेक्ट बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इट विल हेल्प द इंडिविजुअल ऑफ एन अर्ली असेसमेंट ऑफ, अर्ली नहीं यहाँ पे इजीली असेसमेंट भी हो सकता था। Audited account can help out the administrators and executors, ठीक है। दुकानदार वाले जो लोग होंगे उनको अच्छी चीजें वो बता देगा कि बिल बुक ऐसे बनाओ, बिल ऐसे काटो, ठीक है, चेक के थ्रू पे करो या ना करो, पर्सनल अकाउंट में पेटीएम में पैसे लेने हैं कि बिजनेस अकाउंट के पेटीएम में लेने हैं, ऐसी चीजें। ऑडिटेड अकाउंट्स कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस, सर्कल करो एज एन एविडेंस। कल को कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बोल सकते हो देखो ये अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, इसके दम पे मेरे पास केस कर रहा हूँ या पैसा कुछ आना जाना है। कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक को आग लग गई या कुछ भी, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, फायर हो गई, कुछ भी आप कह सकते हो ना, देखो पिछली बैलेंस शीट डेट पे हमारे पास इतने का स्टॉक था, हर बैलेंस शीट डेट पे इतना इतना होता है,
तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस कंपनी को सर्वे करने के लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, या बोरिंग मनी फ्रॉम बैंक, अल्टीमेटली इसी के लिए होता है, एफ के लिए। ठीक है, कि आपने लोन लेना है, बैंक वाले कहते हैं क्या लेके आओ, सीसी लिमिट के लिए ऑडिटेड अकाउंट्स लेके आओ, बैलेंस शीट लेके आओ, ये सब चीजें। चलेगी आगे। सोल प्रोप्राइटर के आगे आ गया आपके पास पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बाय द पार्टनर, ये सबसे मुश्किल पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया। क्यों? क्योंकि मालिक होते हैं। कंपनी के केस में शेयर होल्डर, क्यों? क्योंकि मालिक होते हैं। कंपनी के केस में पहला शेयर होल्डर, पहला डायरेक्ट ऑडिटर बाय द बीओडी विद इन 30 डेज। तो ऐसे ऐसे सिनेरियोज आते हैं। ऑडिटर्स रेम्युनरेशन इज आल्सो फिक्स्ड बाय पार्टनर, कितना मुश्किल पॉइंट आया। जो रखेगा वही fix जो रखेगा सैलरी भी वही। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड क्लियरली स्टेट नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, सर्कल करो नेचर एंड स्कोप, कि आपको किस हद तक ऑडिट करनी है, इंटरनल ऑडिट करनी है, स्टॉक ऑडिट करनी है, कोई लिमिटेशन है वो लगाएंगे। इफ द फर्म इज रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट ऑडिट अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूट, फॉर एग्जांपल जीएसटी ऑडिट, auditor should ensure the compliance of that law. In case of any non-compliance, auditor have to qualify the report. Point number 2, matters to be considered before starting the audit. ठीक है, सबसे पहला name and style under which business shall be conducted. अच्छा जी, duration of partnership, ठीक है, amount of capital कितनी, proprietor profit sharing ratio हो गई, borrowing capacity of partnership हो गई, interest। सर ये वो नहीं हुए पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स? पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स यही होते थे, उसको और क्या बोलते थे आप? पार्टनरशिप डीड के कंटेंट ही बोलते थे ना। तो ये वही तो हुए सेम। नहीं नहीं नहीं, मैं डीड के वो कंटेंट होते थे ना। जल्दी से एक बार पढ़ो 11 पॉइंट्स, देखो इसमें कोई डाउट है? डन। एडवांटेज कह रहे हैं अगर पार्टनर्स आपस में लड़ पड़े, मुझे रिटायरमेंट के इतने पैसे दो, इतने दो, गुडविल के इतने पैसे दो, ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे तो जल्दी सेटलमेंट हो जाएगी। दूसरा कह रहे रिटायरिंग पार्टनर को कोई पैसे देने हैं, याद करो +2 के वो बचपन के दिन, +2 के जब आपको गुडविल के पैसे देने पड़ते थे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो में देते थे। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हो? अरे न्यू माइनस ओल्ड होता है, सारे नलायक बच्चे मेरे पर नलायक तो नलायक रहेंगे, वो तो चलो फिर भी सेट ऑफ हो जाएगा, आप कैसे सेट ऑफ होगे नलायक बच्चे। उसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर वेरियस पर्पस लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटीज फॉर कंप्यूटिंग द असेसेबल इनकम। कह रहे हैं अगर मेरे को इनकम टैक्स वालों को कोई आपकी इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अगर ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे तो थोड़ा जल्दी मान लेगा कि चल भाई सीए ने साइन किया हुआ, बात है कोई सीए ने, यस। ऑडिटेड अकाउंट्स आर रिलाइड अपॉन द बाय द बैंक्स फॉर एडवांसिंग द लोन। सर सेम पॉइंट है, एडमिशन के टाइम पे सेम पॉइंट है, सेफगार्ड। ठीक है, चलें जी आगे। मैटर स्पेसिफिकली कवर्ड इन ऑडिट। सबसे पहला लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट साइन बाय पार्टनर किया कि नहीं, मेरी रेम्युनरेशन, मेरा स्कोप ऑफ वर्क, कोई लिमिटेशंस वो कैसे लगाई है, ठीक है, नेचर स्कोप। दूसरा एग्जामिन द पार्टनरशिप डीड। दूसरा देखो आप ऑडिट करने गए, पहले लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मांगो उससे, सब कुछ वो चेक करो, फिर पार्टनरशिप डीड मांगो उनसे। पार्टनरशिप डीड एक तो बनी हुई होती है और एक रजिस्टर्ड होती है, क्या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है। एक पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने बना ली, कोर्ट से आपको ना स्टैम्प पेपर मिलता है 2000 रुपये का, तो वहां से आपने अपनी पार्टनरशिप डीड की टाइपिंग कर ली, अपने अपने साइन कर लिए, उसको बोलते हैं हमारी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड नहीं हुई, आपस में बन गई। अब हम दोनों आपस में पार्टनर बन गए, मैंने स्टैम्प पेपर लिया 2000 रुपये का, सारी टाइपिंग करवा ली हम दोनों पार्टनर्स के अकॉर्डिंग और नीचे साइन कर दिए, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बन गई। फिर अगर आप इसको गवर्नमेंट की नजरों में और भी पक्का करना चाहते हो तो रजिस्ट्रार होता है पार्टनरशिप का, जैसे आरओसी होता है ना कंपनीज का, ऐसे ही पार्टनरशिप का भी आरओसी होता है। सेक्टर 17 चंडीगढ़ में बैठता है, कल मैंने उधर जाना है 3000 रुपये एक्स्ट्रा लेके, क्या के कि मेरे पार्टनरशिप डीड को जल्दी रजिस्टर कर दे, यानी कि रिश्वत। तो कल सुबह सुबह मैंने वहीं जाना है पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करवाने, क्योंकि वो तो पार्टनरशिप तो हमने बनवा दी, उनके साइन भी करवा लिए। अब अगर मैं उसको रजिस्टर करवाना चाहता हूँ तो मेरे को पार्टनरशिप के रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। अगर मैं उसको फाइल दे के आ जाता हूँ तो वो 15 दिन भी लगा सकता है, 20 दिन भी रजिस्टर करने के लिए। तो मेरा क्लाइंट कहता है इतनी वेट नहीं होती, क्लाइंट कहता है 2-3 हज़ार आप फालतू दे देना। फिर अगर मैं वहाँ पे ये लिख देता हूँ प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी का मतलब वो समझ जाते हैं अच्छा ये प्रायोरिटी है, मतलब 2-3 हज़ार ऊपर से मिल जाएंगे,
तो ये चीज़ प्रायोरिटी वाली मैंने भी कल परसों कहीं जी न्यूज़ या आज तक पे सुना था। जीएसटी के जिनके रिफंड नहीं आ रहे ना, रिफंड अलॉट हो रहे, पैसा तो पड़ा है, कह रहे हैं पैसा है नहीं पीछे खजाने में, कंसोलिडेटेड फंड में, तो जीएसटी के रिफंड नहीं इशू कर रहे जीएसटी वाले। अब जिसने रिश्वत देनी है उन्होंने नया तरीका अपनाया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है उस फाइल के ऊपर प्रायोरिटी का मतलब है अच्छा अंडर द टेबल आपको पैसे मिल जाएंगे, प्रोसेस करवाओ हमारा रिफंड 10 20 30% आपका उसमें से ऐसे। तो मैंने भी कल जाने, लेकिन मैं प्रायोरिटी नहीं लिखूंगा, मैं बंदा ही ढूंढूंगा, बस उसको बोलूंगा भाई प्रायोरिटी, तो वो मांगेगा 3000, मैं कहूँगा 2000, तो बात सेटलमेंट होगी 2500 में। तीसरा आपके पास है, हाँ जी, 1000 या 1500 बोल देना। हाँ पहले 1000 बोलूंगा, हमें पता है ना रेट क्या है, क्योंकि पीछे कई रजिस्टर्ड कराएंगे तो रेट पता होता है कितने में वो सामने वाले मानेंगे। उसके बाद है स्टडी द मिनट बुक इफ मेंटेन टू रिकॉर्ड द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द पार्टनर स्पेशली फॉर मिनट्स रिलेटिंग टू ऑथराइजेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेजिंग ऑफ लोन, तो वो सारी उनकी मिनट बुक भी चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर है वेरीफाइंग दैट बिजनेस इन विच पार्टनरशिप इज एंगेज ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि ऊपर चेक कर लेना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि ये बिजनेस फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही से आपस में डिवाइड कर लेते हैं कि नहीं, टैक्स का प्रोविजन बना के रखते हैं कि नहीं, जो उनके पास लेजिस्लेशंस यानी कि पार्टनरशिप एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं उसको कंप्लाइंस कर रहे हैं कि नहीं। तो ये पार्टनरशिप के केस में आपको देखना है। पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ पेपर में, एडवांटेजेस, सेटलिंग एंड वाली लायबिलिटी होगी, एडमिशन का टाइम बेनिफिट, तो ये आपके पास एडवांटेजेस आए हुए हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी अभी स्पेसिफिक पॉइंट देखे। मैटर्स, हाँ ये वाले मैटर्स हो गए, या फिर आप पहला मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर स्टार्टिंग, दोनों को मिक्स करके लिख देना। यहाँ पे आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों को मिक्स कर दो, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं लिख दो। एलएलपी देखो बड़ा है, चैरिटेबल छोटा है। चैरिटेबल कर लेते हैं सर। चैरिटेबल को लिख दो सेल्फ रीड, और लिख दो सिमिलर, एनपीओ तो है ये, सिमिलर टू एनपीओ, तो चलो मैं जल्दी से एक बार क्लिक करा देता हूँ। चैरिटेबल दूसरा कर लेते हैं सर, हॉस्पिटल करते हैं, हॉस्पिटल कर लेते हैं। हॉस्पिटल कर लें, चैरिटेबल वाला हो जाएगा। सेल्फ रीड जैसे ऊपर था वैसे ही है, एक्सपेंडिचर की ऑडिट, इनकम की ऑडिट देखो। एजुकेशनल वाला, एजुकेशनल वाले में देखो 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, अगर आपको स्कूल या कॉलेज की ऑडिट करनी है, फॉलोइंग पॉइंट्स, और एक उसके बाद ना क्वेश्चंस के नीचे देखो प्रोग्राम है ट्यूशन फीस को लेके, दिख रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में ना, पेज नंबर आपके पास है ये 192 में। मेंशन एट द 6 पॉइंट्स फॉर गुड इंटरनल कंट्रोल फॉर कलेक्शन ऑफ ट्यूशन फीस। ठीक है, एक बार जल्दी से अब आप लोग मेरे सामने कौन सा टॉपिक आप पढ़ोगे, चैरिटेबल वाला आप खुद पढ़ लोगे, ठीक है, कोई ज्यादा उसमें है नहीं। स्कूल कॉलेज वाला पढ़ के देखो क्या है। स्कूल कॉलेज वाले में सबसे पहले मैं आप लोगों को मौका देता हूँ, स्कूल कॉलेज की अगर आपको ऑडिट करने जानी है, आप मुझे बताओ क्या क्या पॉइंट चेक करोगे, रैंडमली बोलो जो जिसका मन करता है। वैसे तो वो रजिस्टर्ड है ट्रस्ट के अंदर, एनजीओ के अंदर। हाँ यानी कि उसका एमओए एओए चार्टर वगैरह देख लोगे, 1 पॉइंट। इंटरनल कंट्रोल की गेट की पढ़ लो। उसका इंटरनल कंट्रोल और उसके अकाउंटिंग सिस्टम चेक कर लोगे, वो एडिक्वेट है कि नहीं, दोपहर को 2 बजे बैंक में डिपॉजिट कैश को वो प्रॉपरली डेली जो भी फीस वगैरह मिलती है उसको डिपॉजिट करवाते हैं कि नहीं, अकाउंटिंग सिस्टम वो प्रॉपरली सारी फीसिस को रिकॉर्ड करते हैं, मंथली फीसिस को, एडमिशन को, और सबसे ज्यादा जरूरी लेट फीस को। कहीं लेट फीस ये तो नहीं है ना, जब आपको पर्ची मिल रही है कि आपकी 1000 फीस है, उसमें से समझ लो 50 रुपए आपकी क्या है लेट फीस, तो आपको 1050 का ही बिल मिलना चाहिए, क्योंकि यू आर पेइंग 1050। तो वो देखो कि लेट फीस को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। स्कूल टीचर्स की जो सैलरीज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट और उनके लेटर्स, मतलब जो भी उनकी सैलरी है बैंक अकाउंट में डाल रहे हो या कैश में दे रहे हो, और उनके साइन करवा रहे हो कि नहीं। और बोलो स्कूल की जो एसेट्स हैं, वो एसेट्स स्कूल के खुद के नाम पे के हैं कि लीज पे ली हुई हैं, तो ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। स्कूल के अगर कुछ मटेरियल्स होंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक्स, स्टॉक, उसकी ऑडिट और उसकी वैल्यूएशन वगैरह चेक कर रहे हो, फिजिकली कस्टडी में किसके हैं। स्कूल आपका कितने लीज पे है, तो वो लीज डीड है, उसका लीज पीरियड चेक करो, ठीक है। स्कूल की गवर्निंग बॉडी में कौन कौन है, वो क्या डिसीजन वगैरह लेते हैं, वो चेक करो।
स्कूल में क्या आपको डोनेशन मिल रही है, आपको एक डोनेशन मिली जर्नल, किसी भी चीज के लिए यूज कर लो, टीचर को सैलरी देने के लिए, बस खरीदने के लिए, कुछ भी। स्पेसिफिक डोनेशन भाई एक प्लेग्राउंड बनवाने हैं, प्लेग्राउंड के लिए ही वो पैसा खर्च करने हैं। और बोलो क्या कैपिटल कॉर्पस इंट्रोड्यूस किया था एट द स्टार्टिंग में, ठीक है। इवेंट वजह से फंक्शन कोई इवेंट फंक्शन हो रहा है, उसके खर्च, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, तो उसके एक्सपेंसेस के सारे वो क्या कहते हैं, वाउचर्स आपके पास हैं कि नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। अब पढ़ के देखो। सबसे पहले भाई ट्रस्ट डीड चार्टर, ये वो चेक कर लो। दूसरे में है सिस्टम ऑफ कीपिंग द अकाउंट्स, ये चेक कर लो। तीसरे में है बजट सैंक्शन, ये वैसे अपना पॉइंट एक छूट गया, अच्छा खासा पॉइंट। थर्ड वाले में बजट देख लो, हर स्कूल को बजट भी तो अलॉट होते होंगे ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो देख लो। फीस रिसीव्ड अगर इन एडवांस आई है तो उसको प्रॉपरली डील किया कि नहीं किया। पांचवें में ग्रांट मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। मनी यूटिलाइज फॉर द पर्पस, सर्कल कर दो यूटिलाइज फॉर द पर्पस को। कंसेशन ग्रांट करी अगर आपने स्टूडेंट को, वो ऑथराइज भी थे आप कि नहीं थे। स्कूल फीस माफी, स्कॉलरशिप का एक पॉइंट आप भूल गए, स्कॉलरशिप देते हैं कि नहीं। तो यानी कि पॉइंट्स अगर आप देखोगे, ये वाला चैप्टर ऐसा है, पहले ऊपर के गवर्नमेंट ऑडिट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, तभी आपको पता चला कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने अलग चैप्टर क्यों बना दिया, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है। अब स्कूल सेम है, कॉलेज सेम, चैरिटेबल, एनपीओ, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, ये सारे सेम से पॉइंट हैं। जल्दी से बाकी ऊपर ऊपर से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज या बिल्डिंग, ठीक है। कोई हॉस्टल फैसिलिटी दे रहे हो, ये अच्छा पॉइंट निकल के आ गया। तो हॉस्टल फैसिलिटी की इनकम कैसे आप रिकॉर्ड करते हो, जो आप स्टॉक, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, उसकी आपने ऑडिट करनी। सैलरी देनी है स्टाफ को। एसेट लाइबिलिटीज आपके नाम पे है कि नहीं, फिजिकली भी चेक करो। स्कॉलरशिप का पॉइंट आ गया देखो 14th में। इजी और मुश्किल चैप्टर। ओल्ड सिलेबस में आता है 8 नंबर का क्वेश्चन, इन सभी में से कोई एक आएगा, कोई एक ही, होटल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, कुछ भी उठा के 8 नंबर का। और न्यू वालों को आएगा 6 नंबर का। क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में क्या आए हुए हैं। क्वेश्चन देखो एग्जाम में, सिंपल स्कूल की ऑडिट कैसे चेक करोगे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। और नीचे जो ये वाला ट्यूशन फीस वाला है, इसको लिख दोगे रीड हियर, ये वाला यहाँ पे रीड करना है। ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया था कि ट्यूशन फीस जो आपको मिल रही है उसकी ऑडिट आपने कैसे करनी है, उसके इंटरनल कंट्रोल को। डन। तो बाकी आप कंटिन्यू करते हैं कल, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।